नमस्कार साथियों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास में आपसे मिल रहे हैं और आज हम जो लॉजिक डिस्कस करने वाले हैं उस लॉजिक से एक वस्तु को दो बार बेचने की कंडीशन वाले लगभग सभी सवाल हम तेजी से बना सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास तो हम इस लॉजिक से बना ही लेंगे, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड वीडियो में जो पैटर्न हमने पढ़ा था एक वस्तु को दो बार बेचने वाला, उस पैटर्न को भी हम आज के लॉजिक से बहुत तेजी से बना पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड वीडियो में हमने लॉजिकल तरीके से क्वेश्चंस को बनाया था और आज आप स्पीड बढ़ाने के लिए नया टॉप लॉजिक देखने जा रहे हैं। आज के लॉजिक से हर क्वेश्चन को आप 4 से 5 सेकंड में बना सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बड़े आराम से तसल्ली से हम समझते हैं, क्योंकि इस शॉर्टकट को एक लॉजिकल तरीके से हमको समझना है। ठीक है, तो आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि उसे 25% का लाभ हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ x। तो देखो, अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से चलो और प्रतिशत का तरीका जो है, परसेंटेज का जो मेथड है आपके दिमाग में है, तो मैं इस सवाल को 4 से 5 सेकंड में आप कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। क्या बोला है कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले मैं लैंग्वेज में इसको लिख दूं। वो कह रहे हैं कि 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो x आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है और इस कंडीशन में गेन होता है आपको 25% का। ठीक, तो बच्चों ये जो प्रश्न है ये कई प्रकार से आप बना सकते हो, 4-5 प्रकार से क्वेश्चन को आप समझ सकते हो, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं वो जीवन भर आपको याद रहेगा और 4-5 सेकंड के अंदर आपको ये जवाब दे देगा। और इस तरीके से केवल यही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के बनते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आप दिमाग में बैठा लेना। एक वस्तु को हम एक बार बेचें और उसी वस्तु को हम दूसरी बार बेचें, तो एक वस्तु को दो बार बेचने वाले जो प्रश्न हैं वो इस पैटर्न से बहुत तेजी से बनते हैं। बाकी आप न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझते जाएंगे। तो देखो, मैं इसको दूसरे ढंग से लिख रहा हूं, मैं अब इस बात को दूसरे ढंग से लिख रहा हूं, आप उसको समझना। वो देखो, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी होती है, 100%। अगर मैं एक वस्तु की बात करूं तो एक वस्तु में कितने में बेचूंगा, खरीद रहा हूं 100% में। क्लियर, कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम 100% मानते हैं। तो एक वस्तु हम खरीदते हैं तो कितने में खरीदेंगे, 100% पर। अच्छा, उस एक वस्तु को अगर मैं 25% के लाभ पर बेचूं तो मैं कितने में बेचूंगा, 125% पर। इस बात में कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक वस्तु अगर मैंने 100% में खरीदी और उस वस्तु को मैं 25% के लाभ पर बेचूंगा तो बेचूंगा कितने में, 125% में। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, परसेंटेज में मैंने इसको लिख रखा है। अच्छा, जब एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है तो 20 वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 20 इंटू 100%। क्लियर आपको, एक वस्तु का क्रय मूल्य जब 100 रुपए है तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 20 इंटू 20 का गुणा कर दीजिए। अच्छा अच्छा, एक वस्तु को हम जब 125% में बेच रहे हैं तो हम x वस्तुओं को कितने में बेचेंगे, x इंटू 125%। इसमें आपको कोई परेशानी हो तो बताइए। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये है और x वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये है, और न्यूमेरिकल में क्या बोला है, ये आपस में बराबर हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य और x वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हैं। तो आप इसको बराबर कर लीजिए, आप इसको बराबर कर लीजिए। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य और x वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर। इसमें कहीं कोई समस्या हो तो आप बताइए। अब आप देखिए, आप 25 से काटेंगे तो 25 पंजे और 25 चौक, ठीक है, और 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, तो 4 चौक 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो आंसर हुआ इस क्वेश्चन का हमारा 16। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। कब, जब हमको 25% का
लाभ होता है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, उन्होंने इसका डिफरेंट तरीका देखा होगा। आज मैं अलग तरीका लेके आ रहा हूं। तो हुआ ये कि इस लॉकडाउन में मैं बहुत फ्री रहा, तो तमाम तरह के वीडियोस मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, अलग अलग टीचर्स को देखता रहता हूँ, अलग क्वेश्चंस को नए नए ढंग से बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो नई नई चीज़ें दिमाग में आती हैं और उसका एडवांटेज आप इन वीडियोस में लेंगे। नए नए कंसेप्ट आपको देखने मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस, नए नए कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे और बहुत फ़ायदा आप उठाने वाले हैं अब इन वीडियोज़ का। तो आपको समझ में आया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य और x वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। क्रय मूल्य 100% होगा तो विक्रय मूल्य 125% होगा, क्योंकि 25% के लाभ पर हम आर्टिकल को बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 16। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन सारे तरीके इससे अधिक समय लेने वाले हैं, इसीलिए मैं आज की क्लास को इसी तरीके से आगे ले जाने जा रहा हूं। ठीक, चलिए तो ये अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का आप देखिए। तो पिछले क्वेश्चन में तो हम एक वस्तु को खरीद रहे थे और फिर उसको बेच रहे थे। कुछ वस्तु खरीदी थी, कितनी वस्तु बेच रहे हैं ये हमको निकालना था। अब ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। अब देखिए वो कह रहे हैं एक व्यापारी 1 रुपए में 6 टॉफी की दर से टॉफी खरीदता है। 1 रुपए में 6 टॉफी आप खरीद रहे हो। अब कह रहे हैं 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे जिससे उसको 20% का लाभ हो। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखाता हूं, जिससे एक दिमाग में पिक्चर आपकी क्लियर हो जाए। फिर हम वो करेंगे जो हमें वन डे एग्जाम में करना चाहिए। तो देखो पहले बोला है कि हमने 6 टॉफी खरीदी, हमने 6 टॉफी खरीदी 1 रुपए में। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो किताबों में आपको दी जाती है, जो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी, लेकिन जो आपका समय ज्यादा लेगी। तो 6 टॉफी हम 1 रुपए में, तो 1 टॉफी कितने में, 1/6 रुपए में खरीद रहे हैं। तो बच्चों ये क्या होगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा एक आर्टिकल का 1 यूनिट का होता है। तो ये तो 6 टॉफी थी, इसलिए आप 1 रुपए को कॉस्ट प्राइस ना माने। 1 टॉफी कितने में खरीद रहे हो आप, 1/6 रुपए में। 6 टॉफी 1 रुपए में, तो 1 टॉफी 1/6 रुपए में। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ, क्रय मूल्य हुआ। अब वो कहते हैं कि हम 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, कि हमको 20% लाभ चाहिए। अब भाई 20% लाभ चाहिए, तो 20% लाभ चाहिए तो हम बेचेंगे कितने में, 120% पर। किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट कितनी है, 1/6। कॉस्ट हमको दी है 1/6। तो 120% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना होगा, 6/5 इंटू 1/6। 6 से 6 कट गया, तो ये आ गया 1/5 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 रुपए में एक टॉफी हम खरीदते हैं और उस टॉफी को 1/5 रुपए में बेच दें तो हमको कितना लाभ होगा, हमको 20% लाभ होगा। लेकिन हमसे वो पूछ क्या रहा है, भाई 1 रुपए में कितनी टॉफी। तो आप देखो 1/5 रुपए में जब हम एक टॉफी बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ होगा, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेंगे, 1 रुपए में 5 टॉफी। ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों ये हुआ प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, है ना। लेकिन थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लगा, कैलकुलेशन भी हमने ज़्यादा किया। अब हमको अगर वन डे एग्जाम क्रैक करना है तो ये पूरे सवाल को एक लाइन में हमको ख़त्म करना होगा। तो हमको सीखना यही है कि कम से कम लिखने में हमारा आंसर आ जाए, कम से कम समय में हमारा आंसर आ जाए। तो वो क्या तरीका हो सकता है, तो ये तरीका वही है जो पिछले क्वेश्चन में। धीरे धीरे आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि कब किस क्वेश्चन में क्या तरीका अपने को अप्लाई करना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस ढंग से ना लेते हुए मैं आपको वही ढंग बता रहा हूं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो आप लैंग्वेज को पकड़िए सवाल की। वो कहते हैं कि एक व्यापारी 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है। ठीक है, अब खरीद रहा है तो कॉस्ट तो हमने 100% मान लिया था। तो देखिए 6 टॉफी आपने खरीदी, एक टॉफी 100% की थी, तो 6 टॉफी आपकी 6 इंटू 100% की हो गई। तो ये बच्चों 6 टॉफियों का क्रय कॉस्ट प्राइस हो गया। और इतनी टॉफी हमने 1 रुपए में खरीदी है, इतनी टॉफी हमने 1 रुपए में खरीदी। अब वो कह रहा है कि मान लो 1 रुपए में ही हम एक्स टॉफी बेचते हैं और 20% का लाभ होता है। तो जब एक टॉफी पर 20% का लाभ है तो बेचेंगे हम एक टॉफी को
20% पर, और ऐसी टॉफी कितनी है x, ऐसी टॉफी कितनी है x। अब जरा इसको लैंग्वेज समझो, 1 रुपए में हमने 6 टॉफी खरीदी, तो हमने इतने रुपए में खरीदी होंगी, और 1 रुपए में हम x टॉफी बेच रहे हैं, तो हमने कितने में बेची होंगी, इतने में बेची होंगी। अब 1 रुपए में हमने, 1 रुपए में ही हमने 6 टॉफी खरीदी, और 1 रुपए में ही हमने x टॉफी बेच दी। तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कीजिए पिछले क्वेश्चन से इसको, 6 टॉफी का जो कॉस्ट प्राइस है और x टॉफी का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। तो ये 6 टॉफी का कॉस्ट प्राइस और ये x टॉफी का सेलिंग प्राइस, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पिछला क्वेश्चन जो था वो बेस था आगे के सारे क्वेश्चंस को का, इसीलिए हमने उसको पहले नंबर पे रखा। तो 6 टॉफी का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, 1 रुपए में हमने इतनी टॉफी खरीदी, और 1 रुपए में ही हम x टॉफी बेच रहे हैं, तो 6 टॉफी का कॉस्ट प्राइस और x टॉफी का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो हमको जितनी भी टॉफी खरीद रहे हैं और जितनी भी बेच रहे हैं उनका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को बराबर करना होगा, तभी हम बीच में बराबर का निशान लगा पाएंगे। तो 6 टॉफी का कॉस्ट प्राइस और x टॉफी का सेलिंग प्राइस दोनों ही 1 रुपया है, तो हमने बराबर कर दिया। तो बच्चों इसको अब काट लेते हैं, तो 0 से 0 काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 2 से काटा ये 5, तो x का मान कितना आ गया, 5 टॉफी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 5 टॉफी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। तो फिर इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन करता हूं, गहराई की बात आप समझ लेना कि 1 रुपए की इतनी टॉफी है और ये भी 1 रुपए में ही बेच रहे हैं, तो इनका क्रय मूल्य भी 1 रुपया है और इतने का विक्रय मूल्य भी 1 रुपया है, तभी हमने इनको बराबर रखा। ठीक है, तो हमने एक टॉफी 100% में खरीदी है ना, एक टॉफी हमने 100% में खरीदी, तो हमने खरीदी तो 6 टॉफी है, तो 6 टॉफी हमने कितने में खरीदी होंगी, 6 इंटू 100%। ये किसके बराबर है, ये 1 रुपए के बराबर है। ये 1 रुपए में हमने 6 टॉफी खरीद ली, तो 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदी, तो 6 टॉफी का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया ही तो हुआ, इसका मान कितना है, 1 रुपया है। अब वो कह रहे हैं 1 रुपए में हमने x टॉफी बेच दी 20% लाभ पर, तो एक टॉफी बेचेंगे तो 120% पर, x टॉफी बेचेंगे तो x इंटू 120% पर, और x टॉफियों का जो विक्रय मूल्य है वो भी 1 रुपया है, क्यों कह रहा है 1 रुपए में खरीदी है और 1 रुपए में ही बेच रहे हैं, तो इतनी टॉफियों का क्रय मूल्य 1 रुपया, इतनी टॉफियों का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो दोनों ये बराबर होंगे, 1 रुपया बराबर होंगे, इसलिए मैंने बीच में बराबर का निशान लगा दिया। ठीक है, आगे के लिए हम रटने के लिए क्या करना है वो हम समझेंगे, अभी हम सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6 टॉफियों का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, x टॉफियों का सेलिंग प्राइस भी 1 रुपया है, तो हमने इसको बराबर रख दिया, इसको सॉल्व किया, तो x का मान कितना आ गया, 5 टॉफी। अगर हम 1 रुपए में 5 टॉफी बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, और आगे बढ़ते हैं। इस क्लास के आखिरी तक जाते जाते हम टफ से टफ क्वेश्चन पर चले जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका बेसिक एग्जाम में आ रहा है तो आखिरी का क्वेश्चन आज की क्लास का हो सकता है सीजीएल मेंस में आ जाए। तो जीरो से हीरो वाली स्थिति हम ले जा रहे हैं आज की क्लास में, बेसिक से उठाया है, धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम बढ़ाते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। और उसी कंसेप्ट पर हमारा अगला क्वेश्चन, 1 रुपए में 25 टॉफी खरीदी जाती हैं और 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 25% का लाभ हो। तो 1 रुपए में हम खरीद रहे हैं, 1 रुपए में हम बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य भी 1 रुपया, विक्रय मूल्य भी 1 रुपया, बराबर होगा ना सीपीएसपी। तो देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, हमने 25 टॉफी खरीदी, तो 25 टॉफी कितने में खरीदी होंगी, 25 इंटू 100% पर। भाई 1 रुपए में हमने 25 टॉफी खरीदी, तो ये 25 टॉफी का कॉस्ट प्राइस हुआ 1 रुपए के बराबर हुआ। ठीक है, आगे बोलता है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 25% का लाभ हो। मान लो भैया 1 रुपए में ही बेच रहा है वो, मतलब ये 1 रुपया ही है सेलिंग प्राइस, कितनी बेच रहा है, x टॉफी, लाभ कितना हो रहा है 25% का, तो एक टॉफी ये 125% पर बेचोगे तो x टॉफी x इंटू 125% पर बेचोगे, तो भैया 25 टॉफी का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 1 रुपया और x टॉफी का जो सेलिंग प्राइस है वो भी 1 रुपया, तो हम बीच में बराबर का निशान लगा सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 5 बार ये कट गया, 5 से
20 बार ये कट गया तो x की वैल्यू आ गई 20। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 20 टॉफी। अगर हम 1 रुपए में 20 टॉफी बेचते हैं तो हमको 25% का लाभ होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वही कंसेप्ट, केवल मैं डिजिट्स चेंज करता जा रहा हूं। धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे इन पैटर्न में। एक व्यापारी 1 रुपए में 11 टॉफी खरीद रहा है और 1 रुपए में वो कितनी टॉफी बेचे कि 10% का लाभ हो। एक बार हम खरीद रहे हैं, फिर एक बार हम उसको बेच रहे हैं। दो ट्रांजेक्शन हमारे हो रहे हैं, हम खरीद भी रहे हैं और हम बेच भी रहे हैं, है ना। तो ये सवाल खरीद कर बेचने पर भी लागू होता है, हम एक वस्तु को 2 बार बेचें उस पर भी लागू होता है। जब हम मतलब कुल मिला के आपके 2 ट्रांजेक्शन होने चाहिए, तब ये कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा। 2 ट्रांजेक्शन होंगे, हम एक बार बेचें दोबारा बेचें, या एक बार हमने खरीदा और फिर से उसको हमने बेच दिया। बात समझ में आई आपको? तो खरीद कर बेचें या एक वस्तु को एक बार बेचा और उसी वस्तु को हमने दूसरी बार भी बेचा, तो दोनों ही कंडीशन में ये कंसेप्ट हमारा अप्लाई होगा। 2 कंडीशन होंगी, दोनों को हम बराबर रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 1 रुपए में 11 टॉफी के खरीदता है और 1 रुपए में कितनी बेचेगी? 10% का लाभ हो। भाई वो कह रहे हैं 1 रुपए में 11 टॉफी खरीदी। 11 टॉफी खरीदी आपने, तो खरीदी कितने में होंगी? 11 × 100% में। ये 11 टॉफी का कॉस्ट प्राइस हो गया। अच्छा, और 1 रुपए में कितनी बेचे कि 10% का लाभ हो। 10% का लाभ हो तो आप बेचोगे कितने में? 110% पर। तो एक्स टॉफी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? x × 110, और 11 टॉफी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा? 11 × 100। और ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। इनको हम बराबर तभी रख पाएंगे जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल हो। ठीक है, अब आप कैलकुलेट किए, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो x का मान आ गया 10। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 10%। तो आप समझ गए पैटर्न क्या है। अगला क्वेश्चन तेजी से आप बना सकते हो, आपके दिमाग में कंसेप्ट सेट हो गया है। एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचता है। देखो इस बार बेच रहा है। पिछले क्वेश्चन में पहले हम खरीद रहे थे और फिर हम बेच रहे थे। इस बार क्या बोल रहा है कि हमने बेचा। 5 नींबू बेचे 40% पर। जब आप 5 नींबू बेचते हो 40% पर लाभ पर, तो एक नींबू 140% पर बेचोगे तो 5 नींबू 5 × 140 पर बेचोगे। बात समझे आप? कितने? 1 रुपए में। और ये पूरी राशि किसके बराबर है? 1 रुपए के बराबर है। तो 1 रुपए में 5 नींबू हमने बेचे 40% के लाभ पर, तो एक नींबू 140% पर, तो 5 नींबू 5 × 140% पर। ठीक है, आगे बोलता है वो कि उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। अब वो कह रहा है खरीदे कितने में, उल्टा पूछ लिया, कॉस्ट के पूछ रहा है वो। तो मान लो कि वो कह रहा है कि 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। मान लो उसने 1 रुपए में x नींबू खरीदे। अब एक नींबू उसने 100% में खरीदा होगा, तो x नींबू खरीदे होंगे x × 100% में, और ये पूरी राशि 1 रुपए के बराबर है। वो यही तो कह रहा है 1 रुपए में उसने कितने नींबू खरीदे। तो 1 रुपए में x नींबू खरीदे, तो खरीदे कितने में? x × 100% में। तो x × 100% की वैल्यू हुई 1 रुपया। और बेच रहा है वो 5 नींबू 40% लाभ पर, तो 5 नींबू का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5 × 140%। ये भी 1 रुपए के बराबर, ये भी 1 रुपया, तो इसको आप बराबर रख दीजिए। ठीक, अब आप शॉर्ट काट लीजिए इसको। 0 से 0 काटा, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 2 से काटा 7। तो बच्चों x का मान आ गया 7, तो आंसर हुआ 7। तो आप देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, एक एक लाइन में खत्म हो रहे हैं। 4-5 सेकंड से ज्यादा आपको लग ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, ये परसेंटेज डेटा को थोड़ा टफ बना सकते हैं। बाकी खरीद कर बेचना या एक वस्तु को 2 बार बेचना, इस पैटर्न का कोई भी सवाल हो आप 5 सेकंड में उसको बना सकते हो। अगला क्वेश्चन वही पैटर्न है। 1 रुपए में 3 के हिसाब से टॉफी खरीदी और 1 रुपए में कितनी बेचें कि 50% का लाभ हो। आप जल्दी से इसका आंसर सोचिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो बहुत बच्चों का आंसर आ गया होगा। देखिए क्या है, 1 रुपए में 3 के हिसाब से हम 3 टॉफी खरीद रहे हैं, तो 3 टॉफी खरीदेंगे हम 3 × 100% में। अच्छा, 1 रुपए में ही बेच रहे हैं हम 50% लाभ पर। कितनी टॉफी? तो x टॉफी बेचेंगे 50% के लाभ पर, यानी कि x × 150% पर। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है,
तीन से काट, ये आ रहा है आपका 3 से काटोगे, 3 5 15 और 50 दूनी 100, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 2 टॉफी। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसको टफ बनाने की कोशिश कर दी, वही परसेंटेज का मान मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। वो कहते हैं एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 154 टॉफी खरीदी। अब आपने 154 टॉफी खरीदी तो कितने में खरीदी होंगी? 154 इंटू 100% में, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 28 1/3% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा? 1 रुपए में ही बेच रहा है, मतलब खरीदा जितने में उतने में वो बेच रहा है, तो वो मान लो एक्स ट्रॉफी बेचेगा, लेकिन 28 से ही 1/3% के लाभ पर, तो हम बोल सकते हैं हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 128 सही 1/3%। भाई 100% में खरीदा था और 28 1/3% बढ़ाकर हमने बेच दिया, लाभ पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस एक्स ट्रॉफी का कितना होगा? एक्स इंटू 128 1/3%। भाई ये बात आपको क्लियर हुई? वही लाइन हम जो लिखते आ रहे हैं, बस इस बार परसेंटेज का मान मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 154 इंटू 100, परसेंट को परसेंट से काट दो, एक्स इंटू, भाई ये कितना हो जाएगा? 3 8 24 और 1 25 का 5 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 385/3, 385/3। अब हम 11 से काटें, अगर 11 3 33 और 11 पंजे 55 और 11 एकम 11 और 11 चौक 44, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 5 35, ठीक है। और कुछ कट रहा है? 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और ये 20 बार कट गया, 20 दूनी 40, 40 3 20 दूनी 40 और 40 3 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 120 टॉफी। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि हम जीरो से शुरू करेंगे और हीरो वाले क्वेश्चन ले जाएंगे, हीरो तक पहुंचाएंगे आपको, एसएससी मेंस के एग्जाम तक के क्वेश्चन लेंगे। तो आप देखिए कंसेप्ट वही है, वैल्यूज को टफ किया जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। अभी तक हम 1 रुपए में खरीद रहे थे, 1 रुपए में बेच रहे थे, हर क्वेश्चन में ये हुआ, लेकिन अब 1 रुपए की जगह कुछ और राशि आ रही है, तो देखते हैं उस कंसेप्ट पर हम क्या करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ पर्सन बॉट 189 आर्टिकल फॉर ₹15। हमने 15 रुपए में 189 वस्तु खरीदी, ठीक है। अब हमने उसको 26% के लाभ कमाने के लिए 17.5 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? अब देखो यहां से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया। वो कहते हैं कि हमने 189 वस्तु खरीदी, 189 वस्तु खरीदी, तो खरीदी 100% में, तो 189 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना होगा? एक वस्तु का कॉस्ट 100%, तो 189 वस्तुओं का 189 का मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बात देखिए, यहां पर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है। हम 15 रुपए में खरीद रहे हैं और 17.5 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा। तो बच्चों आप ये समझ लो कि 15 रुपए की, अगर 15 रुपए की कीमत इसके बराबर है, तो 1 रुपए की कीमत किसके बराबर होगी? इसमें 15 का भाग दे दें। जब 15 रुपए कॉस्ट है और कॉस्ट हमारी इतनी है, तो 15 रुपए बराबर है 189 इंटू 100% के, तो 1 रुपया किसके बराबर होगा? इस 15 का इसमें हम भाग देते हैं। तो बात समझ में आई आपको? तो इस कॉस्ट प्राइस को 1 रुपए बनाने के लिए हम हर क्वेश्चन में जितने रुपए में वस्तु खरीद रहे हैं उसको नीचे से भाग दे देंगे, उसको नीचे भाग दे देंगे। बात समझिए, अगर हम 15 रुपए में खरीद रहे हैं तो 15 रुपए का भाग दे देंगे, अगर हम 20 रुपए में खरीद रहे हैं तो 20 रुपए का भाग दे देंगे। तो जितने रुपए में वस्तु खरीद रहे हैं वो राशि हमेशा नीचे आएगी। कॉस्ट जो हम निकाल रहे हैं आर्टिकल की, उसके नीचे वो राशि आ जाएगी जिस राशि में वस्तु खरीद रहे हैं। ऐसा ही हम विक्रय में करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने 17.5 रुपीज में बेचा है 26% लाभ पर, और कितनी वस्तुओं को निकालना है? तो मान लो एक्स वस्तु आप बेचते हो, एक्स वस्तु आप बेचते हो 26% के लाभ पर, तो बेचोगे आप 126% पर, ठीक है, बेचोगे आप 126% पर। लेकिन ये जो विक्रय मूल्य है ये 17.5 रुपए के बराबर है, तो 17.5 रुपए, ये राशि 17.5 रुपए के बराबर है, तो 17.5 रुपए का मतलब इतना, तो 1 रुपए का मतलब कितना? हम 17.5 का भाग दे दें। तो 1 रुपए में हमने
खरीदा सामान 89 189 आर्टिकल को हमने 1 रुपए में खरीदा और एक्स आर्टिकल को हमने इतने रुपए में 1 रुपए में बेच दिया, तो ये राशि भी 1 रुपए के बराबर हो गई, ये राशि भी 1 रुपए के बराबर हो गई। तो इनको हम क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम ये सोचेंगे नहीं, हम डायरेक्ट सवाल को करेंगे। वो कहते हैं कि हमने 189 आर्टिकल को खरीदा, तो हम खरीदेंगे कितने में, 189 इंटू 100% में, ये हमारा कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। लेकिन टोटल कॉस्ट हमारा कितना है, 15, तो 15 रुपए का मतलब है इतना, तो 1 रुपए का मतलब कितना हुआ, 15 का भाग दे दिया, यानी कि ये 189 आर्टिकल का कॉस्ट है जो किसके बराबर है, 1 रुपए के बराबर। 15 का भाग दे देंगे तो 1 रुपए के बराबर हो गया। वैसे ही हमने 17.5 रुपए में सामान बेचा है, एक्स वस्तु बेची है, एक वस्तु पर 26% का लाभ है, तो एक्स वस्तु को हम कितने बेचेंगे, एक्स इंटू 126% पर। तो आप देखिए 17.5 रुपए का मतलब है एक्स इंटू 126%, तो 1 रुपए का मतलब कितना होगा, 17.5 का हम भाग दे दें, तो ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये भी 1 रुपया हो गया, और ये हमारा क्रय मूल्य है और ये भी 1 रुपया हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया कि हमने 15 का भाग क्यों दिया और 17.5 का भाग क्यों दिया। जो मूल्य क्रय मूल्य है और जो विक्रय मूल्य उसका हम भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी 1 रुपया होना चाहिए और टोटल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 1 रुपया होना चाहिए, तभी हम बीच में बराबर का निशान लगा पाएंगे। तो इस राशि को इस राशि के बराबर हम रख रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो वहां एक एमडीएच वाला क्वेश्चन आता था, आप याद कीजिए, एमडीएच वाला क्वेश्चन आता था और वहां पे वर्क को हम नीचे रखते थे, वहां पर हम वर्क को नीचे रखते थे। तो वैसे ये क्वेश्चन हो गया, यहां पर हम राशि को नीचे रखते हैं, यहां पर हम राशि को, वहां वर्क नीचे रखते थे और यहां पर राशि को नीचे रखते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन कई बार टाइम एंड वर्क के फॉर्म में भी हमको देखने को मिलता है। तो कंसेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कॉस्ट प्राइस को एक करना है, सेलिंग प्राइस को एक करना है, तो जो खरीद मूल्य है और जो बिक्री मूल्य है उनका हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेशन है। अब आपका सवाल प्लेटफॉर्म पे आ गया है, केवल कैलकुलेशन बचा है। तो अगर आप इतना लिखने में सक्षम है, समझ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा 4-5 सेकंड का है। तो आप कैलकुलेट करें इस क्वेश्चन को, अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है, और 9 एकम 9, 9 चौक 36, 7 से काट देते हैं, 7 3 21 और 7 दूनी 14, ठीक है, 3 पंजे 15, 5 से काट दिया हमने, ठीक है, 5 से काट दिया, तो 5 से हम इसको भी काट सकते हैं। तो 5 से काटा तो 5 से काटा तो 20 बार ये कट गया, और 2 से काटा तो ये 10 बार कट गया। तो एक 17.5 का 10 में गुणा होगा तो x की वैल्यू हो गई 175। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 175। तो आज का अगला क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्प्ले है और आप समझ रहे हैं और आपको अब क्वेश्चन बनने भी लगे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे सीजीएल मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। रवि ने 14.7 रुपीज में 77 पेन खरीदे, आपने 77 पेन खरीदे, तो कितने में खरीदे होंगे, 77 इंटू 100% में। अच्छा, और खरीदे कितने, 14.7, 14.7 रुपीज में की वैल्यू इसके बराबर है, तो 1 रुपए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 14.7 का भाग दे दो। जो भी क्रय मूल्य है, जो भी विक्रय मूल्य है उसका हम भाग देंगे। ठीक है, आगे 32% लाभ कमाने के लिए उसने 75 पेन, देखिए इस बार संख्या दे रखी है हमको, 75 पेन बेच रहा है 32% लाभ पर, तो बेचेगा कितने में, 75 इंटू 132 पर, कितने रुपए में बेचे, तो इसको कितने रुपए में बेचा, इसका मतलब हमको x की वैल्यू हमको बतानी है। इस बार हमको क्या बताना है कि इतने पेन का विक्रय मूल्य क्या है। अगर इतने पेन का विक्रय मूल्य x रुपए है तो 1 रुपए विक्रय मूल्य कब होगा, जब हम x का भाग दे दें। तो अब आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हम कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस अगर 1-1 रुपया नहीं है, अलग अलग है, तो हम कॉस्ट प्राइस का भी भाग देंगे और सेलिंग प्राइस, प्रतिशत में जो हमारी कॉस्ट है उसमें कॉस्ट प्राइस का भाग दे देंगे और प्रतिशत में जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें सेलिंग प्राइस का भाग दे देंगे। अब आप इसको बराबर कर लीजिए। तो आप कैलकुलेट किए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा,
और 11 से भी कट रहा है, ये 11 से कटेगा तो 11 7 77 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 7 से ये संख्या भी कट रही है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2.1 टाइम्स कट रही है। ठीक है, 25 चौक 100, 25 3 75 हो गया ये आपका। ठीक है, अब आप देखिए 4 से काटोगे तो 4 3 12, 3 3 का 9 और 9 इंटू 2.5, ये हो गया 2.1 इंटू 9। तो x की वैल्यू हो गई 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो आंसर आया जो सेलिंग प्राइस है वही 18.9 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 144 रुपए में एक व्यक्ति ने वस्तुओं को बेचा तो 35% की हानि हुई। ठीक है, 144 में सेल कर रहे हो आप और 35% की हानि है। कितनी वस्तु? 96 आर्टिकल को आप बेच रहे हो। तो 17% लाभ कमाने के लिए 108 रुपए में कितनी वस्तु बेचें? तो भैया एक बार आप खरीद रहे हो और एक बार आप बेच रहे हो। दिमाग में सेट हो चुका है कि जब हम खरीदें और उनको बेचें तो उस सवाल को हमें किस प्रकार से हैंडल करना है। तो 144 रुपए में बेचा तो भाई 144 रुपए में बेचा तो सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा। 35% का लॉस हुआ, 96 आर्टिकल है तो 96 आर्टिकल को हम बेचेंगे 65% पर, क्योंकि हमको 35% का लॉस हो रहा है। तो 35% का लॉस हो रहा है तो 65% सेलिंग प्राइस है 96 आर्टिकल की और 144 रुपए इसके बराबर है, तो 1 रुपए किसके बराबर होगा? 144 का भाग देते हैं। तो हमेशा विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का भाग जाएगा। अब कह रहा है कि 17% लाभ कमाने के लिए 108 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी? तो देखो इस सवाल में आप एक वस्तु को 2 बार बेच रहे हो। 144 पहले बेच रहे हो 144 रुपए में, 35% की घाटी उठा रहे हो, फिर बेच रहे हो आप 17% लाभ कमाने के लिए 108 रुपए में, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमको निकालना है। तो ये पैटर्न हमारा लगभग प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास का पैटर्न हो गया। वहां भी हम एक वस्तु को 2 बार बेच रहे थे, तो हम खरीद कर बेचें या एक बार बेचें और फिर उसको अगली बार फिर बेचें उसी वस्तु को, तो वह सब जगह यही कंसेप्ट लगने वाला है। अब जब हमने द्वारा इसको बेचा 17% लाभ कमाने के लिए, तो मान लो एक्स वस्तु बेची 117% पर और 108 रुपए में, तो 108 का हम दे देंगे भाग। ये विक्रय मूल्य हमारा 108 रुपए है, तो 108 रुपए की वैल्यू इतनी है, तो 1 रुपए की वैल्यू होगी 108 का भाग दे दें। तो इसको आप क्या कर रहे हैं? बराबर कर दें। ये वैल्यू भी 1 रुपए के बराबर और ये वैल्यू भी 1 रुपए के बराबर। तो ये सेलिंग 96 का सेलिंग प्राइस और एक्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा? आपस में बराबर। 96 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 1 रुपया है, 1 रुपया 1 रुपया हम बराबर रख देते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 16 से काटते हैं तो 16 छक्के और 16 नब्बे। ठीक है, 13 पंजे और 13 नब्बे। ठीक, अब 9 से काट दीजिए तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, और 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 से 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 चौक 40। एक्स का मान आ गया 40, तो वस्तुओं की संख्या आ गई 40। बच्चों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ना, देखिए क्या है। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तु बेची, 10% की हानि हुई। एक बार हमने बेच दिया। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी? हमने फिर वस्तुओं को द्वारा बेचा। देखो वीडियो सेकंड में वस्तुओं की जितनी खरीदी थी उतनी वस्तु हम द्वारा बेच रहे थे। पहले हमने एक वस्तु को बेचा, फिर हमने उसी वस्तु को बेचा। अब आप सवाल में फर्क समझते जाइए। सवाल को आप फर्क समझ लेंगे तो सवाल कभी स्लिप नहीं करोगे आप। लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि भाई हमने कुछ वस्तु खरीदी कुछ रुपए में और कुछ अन्य वस्तु बेच दी कुछ अन्य रुपए में, तो यहाँ वस्तुओं की मात्रा जो है वो अलग अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड वीडियो में मात्राएं हमारी बराबर आ रही थी, केवल इतना फर्क है। लेकिन वो सारे प्रश्न भी हम इस कंसेप्ट से बना सकते हैं। आप एक बार कोशिश जरूर कीजिए, आप देखिए बहुत जल्दी सवाल बनेंगे सेकंड वीडियो के भी। तो एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तु बेची 10% की हानि पर। तो 25 वस्तु बेची, 10% की हानि 90% पर।
अच्छा, ये पूरा मूल्य किसके बराबर है? 2500 रुपए के। तो 2500 रुपए इसके बराबर, तो 1 रुपया किसके बराबर? 2500 का भाग दे दो। तो 25 वस्तुओं का ये सेलिंग प्राइस 1 रुपया आ गया। अच्छा, अब 20% लाभ कमाने के लिए तो 120% पर बेचोगे। 2400 रुपये में, 2400 रुपये में वो कितनी वस्तु बेचेगा? तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चों, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था, फाइनल क्वेश्चन था। मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूं कि जो भी विक्रय मूल्य है या जो भी क्रय मूल्य है उसका हम भाग देंगे प्रतिशत के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 25 से 25 भी काट दीजिए, 30 से काटिए 3 बार, 30 से काटिए 4 बार, 4 से काटिए 6 बार, 6 3 18। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 18। ये हमारा आज के आखिरी क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आज की क्लास बहुत काम की क्लास है और प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन इससे कवर होते हैं, है ना। कई बार हम क्या होता है कि जब क्वेश्चंस को लैंग्वेज को हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना पकड़ पाए तो हम लगभग एक ही प्रकार के क्वेश्चंस को अलग अलग प्रकार से हैंडल करते हैं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न की भाषा बदली और हमने उस प्रश्न को हैंडल करने का तरीका ही बदल दिया। तो अगर हम प्रश्न की भाषा को अच्छे से समझेंगे तो भाषा अलग अलग होते हुए भी हम उन सभी प्रकार के प्रश्नों को एक ही तरीके से करेंगे तो हम अपने समय को बहुत बचा लेंगे। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन था। और आज का वीडियो, ये सारे क्वेश्चन किस प्रकार के थे? एक वस्तु को हमने खरीदा और खरीद के हमने बेचा, या एक वस्तु को बेचा फिर द्वारा वस्तुओं को बेच दिया। हो सकता है उतनी ही वस्तु बेचें या हो सकता है वस्तुओं की मात्रा बदल जाए। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को अगर आप इस पैटर्न पे जाके करेंगे तो आपके क्वेश्चन 4-5 सेकंड में हो जाएंगे। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे तो टाइम एंड वर्क में भी आपने को देखने को मिलेंगे MDH वाले पैटर्न में। तो आप दिमाग में बिठा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन था, इंपॉर्टेंट आज की क्लास थी। पेपर में ये क्वेश्चन मिलते हैं, छोटे एग्जाम में भी मिलते हैं। छोटे एग्जाम से मतलब SI कांस्टेबल में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं और इस पैटर्न का क्वेश्चन CGL मेंस में भी देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज की क्लास इतनी ही। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।